नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह शॉर्ट टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले 4 हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा कर के ज़रूर देख लें। दोस्तों, यह टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है जो कि हालिया करंट अफेयर्स है। तो यह टेस्ट 100 क्वेश्चन का टेस्ट है जो कि आपको यह 100 टेस्ट सीरीज का टेस्ट चल रहा है, जिसमें 5 नंबर का यह टेस्ट है। 4 इससे पहले हो गया है। यह दरोगा और बीपीएससी पीटी के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस टेस्ट को पूरा दें, शुरू से अंत तक ज़रूर दें, और यह क्वेश्चन हो सके तो अपने दिमाग में इस तरह बैठा लें जो कि कभी मिस ना हो। आइए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। अगर अभी तक ने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि इसका फ़ायदा सबों को मिल सके और यह वीडियो दूर दूर तक पहुंच सके। आइए इस वीडियो का इस टेस्ट सीरीज का 5 नंबर टेस्ट आज शुरू करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुई ये आपको बताना है। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। उसी में आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकेंगे और अपनी जांच कर सकेंगे। आइए, एक में है कि गांधी इरविन समझौता कब हुई ये आपको बताना है। तो गांधी इरविन समझौता आपको 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यह दिल्ली में 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। यह गांधी जी और इरविन के बीच यह समझौता हुआ था। तो बी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो यह नारा आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो अध्यक्ष चुने गए थे, उसके बाद जो ये इन्होंने इस्तीफा दिया, उसी समय इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना आपको 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। सी नंबर बिल्कुल यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है अष्टप्रधान परिषद संबंधित है। कहता अष्टप्रधान परिषद संबंधित है। किससे यह संबंधित है? तो यह आपको शिवाजी से संबंधित है। किससे है? शिवाजी से संबंधित है। यह अष्टप्रधान का मतलब होता है 8 मंत्रियों का एक परिषद। यहाँ 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आगे है नरबली प्रथा। नरबली प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? कहता कि नरबली प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? तो यह किया गया था आपको लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में इसे समाप्त किया गया था। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है पेशवा। पेशवा राज्य का संस्थापक कौन थे? पेशवा राज्य का संस्थापक कौन थे? तो ये आपको बताना है। इसके संस्थापक आपको बालाजी विश्वनाथ थे। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे।
ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे सादत खान बुरहान उल मुल्क। ए नंबर सॉरी दोस्तों, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1722 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1722 ईस्वी में किया गया था। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 8 नंबर का, कहता निम्नलिखित में से मुगल सेना का नेतृत्व कौन करते थे? मुगल सेना का नेतृत्व कौन करते थे? तो ये आपको करते थे मीर बख्शी। किसके द्वारा किया जाता था? मीर बख्शी के द्वारा किया जाता था। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे का था लोथल कहाँ अवस्थित है? लोथल जो है वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो यह आपको गुजरात में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है लोथल वर्तमान समय में। और इसकी खोज, लोथल की खोज 1954 में SR राव के द्वारा किया गया था। 1954 में कब किया गया था? 1954 में SR राव के द्वारा किया गया था। लोथल गुजरात में स्थित है। डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, प्राचीन साहित्य में विवादों के प्रकार हैं। प्राचीन साहित्य में विवाहों के प्रकार है। प्राचीन साहित्य में विवाहों के कितने प्रकार थे? ये आपको बताना है। तो प्राचीन साहित्य में विवाहों के 8 प्रकार थे। कितने थे? 8 प्रकार थे। यहाँ सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसकी स्थापना आपको 1885 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में किया गया था। और इसमें प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य शामिल हुए थे। कितने? 72 सदस्य शामिल हुए थे। और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। किसे माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, जब कैबिनेट मिशन योजना घोषित किया गया तब वायसराय कौन था? कहता है कि जब कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा किया गया तब उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय आपको बेवेल थे। कौन थे? बेवेल थे। अब कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पास हुआ था 10 मई 1946 में। 10 मई 1946 में घोषित हुई थी। उस समय बेवेल यहाँ के वायसराय थे। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे का था निम्नलिखित में से एस्ट्रेबो की रचना किसने की? एस्ट्रेबो की रचना किसने की? एस्ट्रेबो की रचना आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की रचना है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा है। किसने लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा है। और ये डिस्क्रिप्शन आपको जस्टिन ने लिखा। किसने? जस्टिन के द्वारा लिखा गया है। आइए यहाँ आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, वैशाली राजधानी थी। वैशाली राजधानी थी। किसकी राजधानी वैशाली थी? सॉरी दोस्तों, वैशाली राजधानी थी आपको लिच्छवियों की। किसकी राजधानी थी? लिच्छवियों की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। यह 6ठी शताब्दी में इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये बिहार के पूर्वोत्तर में स्थित है। आइए आगे है, हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण। हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो विट्ठल स्वामी
जो कि हम्पी में स्थित है। इसका निर्माता कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है पंचेश्वर। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किस देश में स्थित है? पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किस देश में स्थित है? तो यह आपको नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। यह भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इनमें से कौन सुमेलित है, यह है आपको बताना है। ओबरा उत्तर प्रदेश सुमेलित है। तलचर ओडिशा यह भी सुमेलित है। कोरबा छत्तीसगढ़ यह भी सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों ये सब विद्युत केंद्र है, जो कि जैसे ओबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तलचर ओडिशा में स्थित है, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस प्रकार सभी सुमेलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है? कहता है वह कौन सा बंदरगाह है जिसे रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो दहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और यह गुजरात में स्थित है। यह आपको गुजरात में स्थित है। आइए यहाँ सी नंबर आंसर हो जाएगा 18 का। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 19 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। कहता कि हिंदुस्तान मोटर्स कोलकाता यह सही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा मुंबई यह गलत है। महिंद्रा एंड महिंद्रा मुंबई में नहीं, यह आपको कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। बाकी सब सुमेलित है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर सुमेलित नहीं है। यहाँ कोलकाता अगर कर दिया जाता तो बिल्कुल सही हो जाता। तो 19 का बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दक्षिण अमेरिका महादेश के कौन सा 2 देश स्थलरुद्ध देश हैं? कहता है कहता है कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा 2 देश है जो स्थल रुद्ध है, वो आपको बताना। इनमें से आपको चुनना है। तो यह आपको हो जाएगा बोल्विया और पराग्वे। यह दक्षिण अमेरिका का 2 ऐसा देश है जो कि स्थल रुद्ध है। सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस नंबर में उच्चतम लवणता पाई जाती है? उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको वान लेक में पाई जाती है। कहाँ? वान लेक पाई जाती है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर से होकर गुजरती है? कहता है भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर से होकर गुजरती है? तो यह आपको गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर से। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है किस नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो यह आपको कावेरी नदी पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है? यह नदी आपको बताना है। तो यह नदी आपको नर्मदा है। कौन है? नर्मदा है, जो कि भ्रंश नदी द्रोणी से होकर बहती है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है। आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको अपनी तैयारी का जांच करने में आसान हो सकेगा। आइए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह आपको चुनना है। कहता पटना गंगा नदी के किनारे, सही है। कानपुर गंगा नदी, यह भी सही है। गोरखपुर राप्ती नदी, यह भी सही है। तो उपयुक्त में सभी सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 25 का आंसर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है यह आपको बताना है। विनिर्माण आपको द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। ए नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, सॉरी दोस्तों, आगे कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है और कौन इनमें सही है ये आपको चुनना है। सॉरी, सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको चुनना है। तो कहता है जो सुमेलित नहीं है उसे चुनना है। तो इसमें कहा गया है, एक में है कि व्यय विधि किसी राष्ट्र का सकल व्यय है, यह गलत है। उत्पाद विधि किसी राष्ट्र के वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य होता है, यह भी गलत है। आय विधि फर्म द्वारा प्राप्त आय का समग्र योग होता है, यह सही है। तो 1 और 2 यहाँ सम्मिलित सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। यह डी नंबर में दिया गया 1 और 2, डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? कहता किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह आपको प्रकाशित किया जाता है और यह आपको 1990 से जारी किया जाता है। कब से जारी किया जाता है? 1990 से जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं रहा है? कहता है निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार का हिस्सा नहीं रहा है? तो यह है आपको बहुफसलीय योजना भूमि सुधार का हिस्सा नहीं रहा है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे है, आगे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको कौन सही है ये आपको बताना है। कहता है कि सरकार द्वारा इसकी घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर की जाती है, यह बिल्कुल सही है। यदि किसी उत्पाद का बाजार मूल्य उस पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरता है तो ऐसी अवस्था में सरकारी अधिकरणों द्वारा किसानों के उत्पाद की कुल मात्रा की घोषणा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना अपेक्षित होता है, यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 और 2 दोनों सही हैं, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है यह आपको बताना है। तो इसका आधार है उद्यम की संपत्तियों का स्वामित्व। बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित युग्मों में पर विचार कीजिए।
इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपको दिखाना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यह सुमेलित नहीं है। यह 1968 से नहीं, 1969 से 74 के बीच चला था। 1969 से 74 चला था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। वार्षिक योजना आपको यह भी गलत है। ये 92 से नहीं, 1966 से 1969 के बीच चला था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 97 से नहीं, यह भी गलत है। आठवीं पंचवर्षीय योजना आपको 92 से 97 रहा था, 1992 से 97 रहा था। तो इस आधार पर तीनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और उनमें से कौन सही है, इसे चुनना है। पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है आपको कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही पंचवर्षीय नियोजन की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था। यह सही है। भारत में नियोजन की प्रक्रिया हेतु नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा तैयार किए जा रहे हैं। यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। तो सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 34 का, कहता है कि चक्रीय निर्धन हुए हैं। चक्रीय निर्धन कौन है, ये आपको बताना है। कहता चक्रीय निर्धन हुए हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। 34 का ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं। 35 में कहता है, निम्नलिखित में से किसकी संतुलित पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो यह किया गया आपको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है एक कथन और एक निष्कर्ष दिया गया है, कारण दिया गया है, उस पर विचार करना है। सॉरी दोस्तों, कहता है कथन में कहता है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। यह सही है। दूसरा कारण कहता है राष्ट्रपति को शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, किंतु इसका स्पष्टीकरण नहीं हो, इसका स्पष्टीकरण ये नहीं करता है। बी नंबर सही आंसर यहाँ हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। कहता है कि संविधान के मूल अधिकार, संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपको सूचना का अधिकार नागरिक को नहीं दिया गया है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है
निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य नहीं है, तो यह आपको एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। डी नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? तो यह किया गया आपको 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है आपको संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार किया गया और वो भी किया गया अनुच्छेद 352 में। कहाँ किया गया? 352 में। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? कहता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में जो प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो यह आपको पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। किसे नहीं करता है? पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई है वह कौन सा अधिनियम है? तो यह है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी के अंतर्गत भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्राप्त करता है प्रदान करता है? तो यह है आपको भारत का निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम वह 4 राज्य में अगर उस पार्टी का सरकार है तो वह आप राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर सकता है। बी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता यूएन द्वारा सन डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में 1975 को मनाया गया है। किसको? 1975 को यूएन द्वारा 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है भारत में 8 कोर सेक्टर उद्योग में शामिल नहीं है। 8 कोर सेक्टर उद्योग जो उसमें शामिल नहीं है, तो उसमें शामिल आपको रसायन नहीं है। कौन नहीं है? रसायन नहीं है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है कालानुक्रम के साथ व्यवस्थित करें। कहता है घटनाओं का सही क्रम आपको व्यवस्थित करना है समय के अनुसार। तो इनमें सबसे पहले घटित हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था आपको 1966 में 1966 से 67 में हुआ था हरित क्रांति। तो एक में 3 नंबर आ जाएगा। और दूसरा हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको 1968
1969 में किया गया था। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बार किया गया था। तो यह आपको दूसरे नंबर पर 2 आ जाएगा और तीसरे नंबर पर गरीबी हटाओ या 1971 में किया गया था। 1971 में किया गया था। तो ये 1 पर हो जाएगा। तो इस आधार पर बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया आपको WHO कोविड अपडेट्स। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किसने बिमस्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है। बिमस्टेक का पदभार किसने संभाला है यह आपको बताना है। तो यह संभाला है आपको तेनजिन लेकफेल ने बिमस्टेक का महासचिव पद का पदभार संभाला है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिमस्टेक की स्थापना आपको 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में बिमस्टेक की स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय ढाका में है। कहाँ है? ढाका में इसका मुख्यालय है और इसके सदस्य देश 7 हैं। सदस्य देशों की संख्या 7 है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए आगे देखते हैं। आगे हाल ही में किसे देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया था। तो यह लगाया गया था आपको भारत में, अपने देश में पहला कोरोना टीका किसको लगाया गया था। तो इसे लगाया गया था आपको मनीष कुमार को। किसे लगाया गया था? मनीष कुमार को लगाया गया था और यह लगाया गया था आपको 16 जनवरी 2021 को। 16 जनवरी 2021 को लगाया गया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। आगे हाल ही में किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया आपको महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है। कहता है कि वह कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया है आपको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का उद्घाटन। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया आपको सिद्धार्थ मोहंती को। किसे? सिद्धार्थ मोहंती को किया गया है। और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना आपको 1956 में हुआ है। कब हुआ है? 1956 में इसकी स्थापना हुआ है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ मोहंती। आगे है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यह चुना गया आपको नाजत शमीम खान को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना 2006 में किया गया। कब किया गया? 2006 में इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय आपको जिनेवा में है और सदस्य देश संख्या 7 है। यहाँ आंसर हो जाएगा ए नंबर, नाजत शमीम खान। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में अयोध्या नगर निगम ने शहर को उच्च कोटि के धार्मिक नगर के रूप में विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यह समझौता किया गया है भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के द्वारा। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के साथ अयोध्या नगर निगम ने समझौता किया है, जिसके अंतर्गत अयोध्या को सबसे बड़ा धार्मिक नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। आगे है हाल ही में संघशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया आपको न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक को। किसे? न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों के संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया मोहम्मद रफ़ीक को। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में बेन रूनी ने सभी तरह के फुटबॉल में से संन्यास ले लिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो यह आपको इनमें से कोई नहीं, डी नंबर हो जाएगा इसका। इनमें से कोई नहीं, वह देश इसमें नहीं दिया गया। आगे है आपको बताना है कि वो किस देश से संबंधित है। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण से सम्मानित किसे किया गया है? यह तरुण गोगोई को किया गया। किसे किया गया? तरुण गोगोई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? तो यह आपको गुजरात के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट कर दिया है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की घोषणा की है? तो यह किया गया आपको पिपरी चिचवार नगर निगम के द्वारा। किसके द्वारा? पिपरी चिचवार नगर निगम के द्वारा लाए जाने की घोषणा की गई। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में भारत पूर्व 2021 का उद्घाटन किया गया है? यह पर्व किस मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया आपको पर्यटन मंत्रालय के देखरेख में इसका आयोजन किया गया था। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का 25वां संशोधन चर्चा में रहा है। यह संशोधन किस देश से संबंधित है? तो यह संशोधन आपको अमेरिका से संबंधित है। किससे? अमेरिका से संबंधित है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन की घोषणा की गई है। यह मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? विश्व पुस्तक मेला 2021 की घोषणा की गई है, आयोजन की घोषणा की गई है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह आपको राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस भारतीय को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है निखिल श्रीवास्तव को। किसे दिया गया है? निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में किसने अबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता है? अबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट 2021 आपको आर्यना सवालेंका ने जीता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से मच्छर काटने से नहीं फैलता है? कौन सा बीमारी है जो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है? तो यह टीबी मच्छर के काटने से नहीं होता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको कोयला उत्पादन से और पेट्रोलियम उत्पादन से, दोनों से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ए और सी।
आगे कहता है कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। तो यहाँ हीलियम नोबेल गैस कहलाती है। वैसे अक्रिय गैस को नोबेल गैस कहा जाता है और यहाँ हीलियम अक्रिय गैस के रूप में उपलब्ध है। सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है जल, जब जल जमता है तो उसके अणुओं की बीच की दूरी क्या होती है। जब जल जमता है तो उनके बीच की अणुओं की दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण जल पाइप में बहने वाले जल जब जम जाता है तो पाइप फट जाता है। बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है घरों में प्रयुक्त धारा होती है, घरों में प्रयुक्त धारा होती है, यह होती है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के। तो ये आपको परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। कहता है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है। तो यह बनी होती है आपको ग्रेफाइट और कैडमियम, इन दोनों की बनी होती है। ग्रेफाइट और कैडमियम की बनी होती है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता आपको लेवोसियर हैं। कौन है? लेवोसियर हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने लेवोसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसने? प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरे गैस एक्स के विसरण की दर से 5 गुनी है। तो गैस एक्स का अनुभार क्या होगा। तो गैस एक्स का अनुभार आपको 50 हो, कितना होगा? 50 हो जाएगा। आगे है सॉरी दोस्तों, आगे कहता है कि किस आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की, किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। क्या होती है? क्षारीय प्रकृति, सॉरी दोस्तों, क्षारीय प्रकृति घटती है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है सॉरी दोस्तों, कृत्रिम गोल्ड होता है। कहता है कृत्रिम गोल्ड कैसा होता है। तो कृत्रिम गोल्ड आपको एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का बना होता है। किसका बना होता है? एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का बना होता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है। तो यह होता है आपको सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है। तो सब सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन आपको क्षारीय अम्लीय, यह अम्लीय हो जाता है। क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है सोडियम कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। तो यह किया जाता है आपको उच्च ताप पर गर्म करके। क्या करके? उच्च ताप पर गर्म करके सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। आगे है प्राकृतिक रेशम है। प्राकृतिक रेशम कौन है? तो प्राकृतिक रेशम आपको पॉलीएमाइड है। क्या है? पॉलीएमाइड एक प्राकृतिक रेशम है।
आगे है फेन प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाले तेल होता है। कहता है कि फेन प्लवन में कौन से तेल का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको चीड़ का तेल प्रयोग में लाया जाता है। किसका लाया जाता है? चीड़ का तेल प्रयोग में लाया जाता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? दिए गए में से कौन सा दुर्बल अम्ल होता है? तो इनमें से दुर्बल अम्ल CH3COOH होता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है कि 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं तो 30 दिनों में कुल कितनी यूनिट विद्युत व्यय होगी? तो 30 दिनों में कुल विद्युत आपको 120 यूनिट खपत होगी। कितना होगी? 120 यूनिट। इसका सूत्र होता है वाट इंटू घंटा, मतलब जितना वाट का आप जला रहे हैं उतना कितना घंटा वो गुना प्लस बटे 1000 से भाग, यूनिट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दीजिएगा। जैसे यहाँ 500 वाट है, 500 वाट का 5 बल्ब जलता है, 100 वाट का 5 बल्ब जलता है तो 100 5 गुना 100 हो जाएगा। और उसके बाद जा कर के 8 घंटा जलता है, तो 8 घंटा जलता है तो गुना 8 घंटा और कितने दिन? 30 दिन जलता है। अब इसमें 1000 से भाग दे दीजिएगा तो आपको 120 यूनिट निकल जाएगा। सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति 2+2 डायोप्टर हो तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो उसकी दृष्टि में आपको दूरदृष्टि होगा। क्या होगा? दूरदृष्टि होगा। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है संवेग तथा बल में संबंध है। संवेग तथा बल में क्या संबंध है? तो यह डी है Ft = mv - mu होता है। डी नंबर यहाँ सही आंसर है। आगे है कहता कि तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है। मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा तो उसको कहाँ निशाना लगाना होगा? तो उसे मछली के कुछ नीचे निशाना लगा होगा तभी वह मछली को मार पाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है किसी तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? कहता किसी तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह आपको आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 1 मीटर हमेशा डैश में जोड़ा जाता है। 1 मीटर हमेशा किस में जोड़ा जाता है? 1 वोल्ट मीटर हमेशा डैश में जोड़ा जाता है। तो यह आपको 1 वोल्ट मीटर आपको श्रेणी में जोड़ा जाता है और जबकि 1 अमीटर श्रेणी में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन द्विपक्षीय अम्ल है? द्विपक्षीय अम्ल कौन है? तो द्विपक्षीय अम्ल आपको H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस का नाम बताएं। कहता है कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस बनता है? तो यह आपको एसिटिलीन गैस बनता है। कौन बनता है? एसिटिलीन गैस बनता है। बी नंबर सही आंसर है। आगे है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46.67 होता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्हेल मछली की चमड़ी के नीचे वसा की एक मोटी परत ठंड से बचने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपको डबलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबलर कहा जाता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है आँख के मायोपिया दृष्टि में होता है। मायोपिया दृष्टि में क्या होता है? तो इसमें आपको रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। क्या होती है? रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से उपयुक्त जोड़ा सही मिलाएं। इनमें से सही मिलाना है आपको। उपयुक्त में से सही जोड़ा मिलाएं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर डी होगा। आगे है प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है। प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? तो यह आपको थैलेमस होता है। क्या होता है? थैलेमस होता है। और सॉरी, मेरुरज्जु होता है। क्या होता है? मेरुरज्जु होता है। सिर्फ मेरुरज्जु ही होता है। आगे है निम्नलिखित में से रक्ताणुओं में केंद्रक पाया जाता है। कथा किसमें रक्ताणुओं में केंद्रक पाया जाता है? तो आपको ल्यूकोसाइट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ल्यूकोसाइट में रक्ताणु केंद्रक पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ के बाद 97 से मैथ दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग नोट कर ले, इसे बना लीजिएगा। 97 का हो जाएगा बी, 98 का आंसर हो जाएगा सी, 99 का आंसर होगा डी और 100 का आंसर हो जाएगा सी। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, छोड़िएगा नहीं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।